हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर जो हम चैप्टर शुरू किए इट इज एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन और लॉसेस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, ये चीज एक्सप्लेन किया था कि क्यों हमें इस चैप्टर को पढ़ना है और मैंने कुछ कुछ तरह के लॉसेस के बारे में बताया था। तो हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इट इज कैलकुलेशन और डायरेक्ट रन ऑफ या फिर रन ऑफ कितना बन रहा है ना। तो इसलिए हमें ये लॉसेस को कैलकुलेट करना होगा। तो इसमें बहुत तरह के लॉसेस का बारे में मैंने बताया था, इंटरसेप्शन लॉस, इन्फिल्ट्रेशन लॉस, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस है। ओके, तो उन्हीं में से हम कुछ एक लॉस को इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में इवापोरेशन लॉस के बारे में। तो अब ये जो इवापोरेशन लॉस है इससे हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें इसका कंसेप्ट जानना है सबसे पहला। दूसरा इसी टॉपिक में हमको पढ़ना फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। तीसरा कि इवापोरेशन को हम कैसे मेजर करेंगे। चौथा, अगर ये हो रहा है तो हम इससे बचाएंगे कब, है ना। ये सारे कंसेप्ट को हमको पढ़ना है, तब जाके अपना ये टॉपिक क्लियर होंगे। इन सेक्टर से, इन 4 सेक्टर से फ्रॉम दिस टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जितने भी लॉसेस को पढ़ेंगे हम इसी 4 सेक्टर के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो अपना जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफी ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। हम शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। हम यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं आपको डिटेल में और बहुत ही कम फीस पे। आप यदि हमारे प्राइवेट वीडियो लेक्चर्स को एनरोल करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास स्ट्रक्चर एनालिसिस का अवेलेबल है, फिर स्टील स्ट्रक्चर का अवेलेबल है, बीएमसी हमने पढ़ाया हुआ है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ाया हुआ है, ओके, और भी डिफरेंट पेपर्स को हमने पढ़ाया हुआ है। बहुत ही सस्ता पैकेज है। इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माय कॉन्टैक्ट नंबर 7008420353। हो सकता है कॉल ना लगे, मैं बिजी रहूंगा, आप इस पे व्हाट्सएप करिए। ओके, और अपना ऐप, एंड्रॉइड ऐप प्ले स्टोर पे आ चुकी है, आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। बाय सेम नेम कॉन्सेप्ट डिकोडर आपको ऐप मिल जाएगा। वहां पर भी आप वीडियो कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं या फिर हम आपको यूट्यूब के थ्रू से भी प्रोवाइड कर देंगे। और किसी भी तरह का डाउट हो सब्जेक्ट को लर्न करने में या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, और अपने ग्रुप पे बहुत सारे स्टूडेंट है, सारा ग्रुप फुल है, जहां पे लॉट ऑफ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होते रहती है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। हो सकता है कोई एक आध लिंक काम ना कर रहा हो, आप दूसरे लिंक पे क्लिक करिए, जरूर वहां तक पहुंच जाएंगे, मैं उस चीज को सही कर दूंगा। वेल, और ये तो मैं सब्जेक्ट बना ही रहा हूं, वो तो पढ़ाऊंगा ही अभी, लेकिन मैं और कुछ आपको बताना चाहता हूं। लेट्स सपोज कि कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, तैयारी करते करते थक चुका है, अभी उसको प्राइवेट कंपनी सब में नौकरी खोजना है। तो ये आप नौकरी कैसे खोजेंगे, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, इसके विषय में भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इंजीनियरिंग तो भरपूर है। ओके, तो चलिए सीखते हैं इवापोरेशन। तो इवापोरेशन क्या है, आप सभी ने बचपन में पढ़ा है और आप हर एक जगह अपने घरों में जहां पर भी देखते हो वहां पे देखते हो कि पानी जो है, वाटर, वो लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म से वेपर, भाप के रूप में जब बन जाता है तो लिक्विड फॉर्म को छोड़ के वो एटमॉस्फेयर में भाप के रूप में, वेपर के फॉर्म में चला जाता है। इसी चीज को हम इवापोरेशन कहते हैं। ये तो बड़ा सिंपली हमने कह दिया। तो बेसिकली क्या है, इवापोरेशन लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम इवापोरेशन कहते हैं। लेकिन इसके होने का एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है ना। अब वो प्रोसेस क्या है हमको समझना पड़ेगा। तो एक चीज सुनो, सुनते रहना, ये जरूरी है। ठीक है, देखो जब पानी जो है ना, उसमें हर एक चीज को हम मोलिकुलर लेवल पे अगर देखें तो पानी में भी हम डिफरेंट मोलिक्यूल्स है ऐसा सोच सकते हैं। बहुत सारे मोलिक्यूल्स के पानी बने हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स है, मोलिक्यूल्स हैं, वाटर मोलिक्यूल्स, है ना। अभी ये मान लो, अब इन वाटर मॉलिक्यूल का और टेम्परेचर के बारे में मैं कुछ एक रिलेशनशिप आपको डिस्कस करता हूं। अभी इन वाटर मॉलिक्यूल का अपना एक गति होता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स हलचल करते रहते हैं, गति में रहते हैं आदम। तो मान लो कि टेम्परेचर अगर आपका कम है या फिर 0 डिग्री टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, तो इन वाटर मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का गति नहीं होगा, ये एक जगह पे फिक्स रहेगा। तो पानी जो है सॉलिड फॉर्म में आपको दिखेगा, जैसे आइस दिखता है, एक सॉलिड स्टेट में दिखता है कि नहीं। तो उसके मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी गति नहीं है, वेलोसिटी इज 0,
कंप्लीटली, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन व्हाट, टेम्परेचर, हम ऐसा कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? इन मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इन मॉलिक्यूल्स का गति भी बढ़ेगा, है ना, इन मॉलिक्यूल्स का गति बढ़ेगा, वेलोसिटीज बढ़ेगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। आप देख पा रहे होंगे पानी जब उबलता है, इस चीज को फील करो, जब पानी उबलता है, जब बॉइलिंग कर रहे हो उसको, जब पानी उबल रहा है भाप भी बन रहा है ना, निकल भी रहा है, आप देख रहे हो, और पानी उबल भी रहा है, कैसे डब 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 कर रहा है, तो उसमें गति कितना तेज है मॉलिक्यूल्स की, फीलिंग आई? तो मैं कोरिलेट कर सकता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर इन दिस केस। समझ में आ रहा है? तो ये पहला चीज है जो आपको समझना है। तो अब क्या होगा, मान लो, और एक चीज है आपको समझना होगा यहाँ पर, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। जैसे यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा कोई वाटर मॉलिक्यूल है। लेट्स सपोज इस मॉलिक्यूल का मास है m1, इस मॉलिक्यूल का मास है m2। लेट्स सपोज कि डिफरेंट मास है, ऐसे तो होगा नहीं, वो सेम होगा, मान लिया कि अलग अलग है, और इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो लेट्स सपोज d है। तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will be directly proportional to, let's suppose इसको मैं FA लिखता हूं, it will be directly proportional to product of their masses m1 m2 and inversely proportional to square of distance between them। कहने का मतलब है inversely proportional to d square। अब इसी को कन्वर्ट करना है तो कोई एक कांस्टेंट आ जाएगी मॉलिक्यूलर लेवल पे which will be equal to k times m1 m2 divided by d square। This will be the इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में होगा, वो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। समझ में आया? तो ये बात यहां तक आपने समझा। अब आगे चलते हैं, अब हम इवापोरेशन को समझते हैं। लेट्स सपोज कि अपने पास एक लेक है, कोई वाटर सरफेस है, ठीक है, दिस इज सम वाटर सरफेस, ओके। यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर एयर है, एटमॉस्फेयर, नीचे क्या है, पानी है, ये वाटर सरफेस, तो नीचे चारों बगल हर जगह पानी है। ये क्या है, दिस इज फ्री सरफेस, ओके, फ्री सरफेस, या फिर इसको वाटर सरफेस कह सकते हैं। अब देखो हर जगह पानी है, ओके, तो अभी इसके पानी के जस्ट पानी का जो फ्री सरफेस के उस फ्री सरफेस है, इसके ऊपर एक एयर होगी, इसके ऊपर एक पतला एयर का लेयर होगा, बह रही होगी, है ना। वातावरण में सूर्य है, सूर्य के कारण ये हवा गर्म हो गई होगी, मान लो। कौन सा, ये जो जस्ट पानी के ऊपर जो परत है हवा की, वो गर्म हो गई होगी। तो हम मैकेनिक्स वगैरह में सब जगह पढ़ते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो इस एयर का जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, और ये वाटर जो जस्ट फ्री सरफेस पे जो वाटर पार्टिकल्स हैं उसका जो टेम्परेचर है वो लगभग बराबर बराबर पे चल रही है। यहां तक समझ में आया? वो लगभग बराबर बराबर पर चल रही है, ये मान लेते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे सुनिए बात। लेट्स सपोज ये जो फ्री सरफेस पे जो वाटर पार्टिकल है, यहाँ पे कोई एक वाटर पार्टिकल है, और कोई वाटर पार्टिकल को मैं नीचे कंसिडर करता हूँ, ये वाटर पार्टिकल 1, ये वाटर पार्टिकल 2, ठीक है। इनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है d, ठीक है। तो ये जो वाटर पार्टिकल है दूसरा नंबर का, ये पहला नंबर वाटर पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा एक फोर्स लगा के। उसी तरह से डिफरेंट वाटर पार्टिकल्स इस जो फ्री सरफेस पे वाटर पार्टिकल है इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे अपनी तरफ एक फोर्स लगा के, ठीक है। तो ये जो फ्री सरफेस पे जो वाटर पार्टिकल है, ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो नेट डाउनवर्ड फोर्स ही लग रहा है कहीं ना कहीं। समझ में आया? लेकिन यहां पर बीच में कोई वाटर पार्टिकल ले लो, ये मैं कोई तीसरा वाटर पार्टिकल ले रहा हूं, पार्टिकल नंबर 3। इस पर जो फोर्स लगेंगे वो देखिए चारों बगल से लग रहे हैं, है ना, चारों बगल से लग रहे हैं, ऊपर से नीचे से अगल से बगल से चारों बगल से लग रहे हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि जो फ्री सरफेस पे जो वाटर पार्टिकल है, मतलब पॉइंट 1 पे जो वाटर पार्टिकल है उसके अपेक्षा जो पॉइंट 3 या फिर पॉइंट 2 पर जो वाटर पार्टिकल है ये ज्यादा टाइट से, ज्यादा रिजिडली बाउंड है,
ज्यादा रिजिडली बाउंड करने का मतलब चारों बगल से ये ज्यादा अच्छे तरीके से पैक है ना, चारों बगल से ये ज्यादा अच्छे तरीके से पैक है, ठीक है। तो इसमें हलचल थोड़ा कम होगा, ठीक है, इसमें हलचल थोड़ा कम होगा, लेकिन पार्टिकल नंबर 1 में हलचल होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है। अब कब ज्यादा है, देखो मैंने अभी अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था टेम्परेचर और वेलोसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल के बारे में, टेम्परेचर और वेलोसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल के बारे में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था। अभी मान लो इस एयर का टेम्परेचर इतना ऐसा हो गया है कि वो इस फ्री सरफेस पे जो पानी है उसको इतना अच्छा गर्म कर दिया है कि उसका इतना अच्छा इतना अच्छा टेम्परेचर वो राइज कर दिया है कि जो पार्टिकल एट फ्री सरफेस है, मतलब पार्टिकल 1, इसका जो वेलोसिटी है वो ज्यादा हो गया, ठीक है। और इसका वेलोसिटी के कारण एक काइनेटिक एनर्जी है वो भी, है ना, उसके कारण एक बल लग रहा होगा, काइनेटिक फोर्स जो भी है, तो वो बल इतना ज्यादा हो गया कि इस वाटर मॉलिक्यूल को जो नीचे से, ठीक है, जो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, वो नेट फोर्स से, है ना, वो नेट फोर्स को वो ओवरकम कर पा रहा है, इतना ज्यादा उसका वेलोसिटी हो गया। तो अगर वो उस नेट फोर्स को ओवरकम कर पाएगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो ओवरकम करके वो कहां चले जाएगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। अब ये जो रिलीज होगा इट विल बी रिलीज इन फॉर्म ऑफ वेपर, है ना। तो अब देखो, तो अब क्या हुआ, ये वेपर के फॉर्म में ये पार्टिकल तो आगे चले गया, उसी तरह से सरफेस पे डिफरेंट जितने भी डिफरेंट पार्टिकल्स हैं सभी के साथ ऐसे हो रहे हैं, तो सभी वेपर के फॉर्म में ये ऊपर एयर में चले जा रहे हैं, है ना। ये जो एयर का लेयर है इसमें जाके समा जा रहे हैं। अब ये समाएंगे कैसे, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था हाइड्रोलॉजी में, स्टार्टिंग से ही मैं बताते आ रहा हूँ, वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें मैंने बताया था एयर में वॉइड होंगे, ठीक है, जो कि इन वेपर को अपने अंदर समा लेंगे, है ना, और वो जो प्रेशर लगाएगा उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है। तो मान लो कि एयर का जो मैक्सिमम एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर T कांस्टेंट है, फिक्स है, तो एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर जितना इसका सैचुरेशन कैपेसिटी है, मतलब इस एयर मास का जितना सैचुरेशन कैपेसिटी, कौन सा एयर मास, जो एयर मास जस्ट फ्री सरफेस के ऊपर है, उसका जितना सैचुरेशन कैपेसिटी है, सैचुरेशन कैपेसिटी कहने का मतलब है कितने से कितने अधिकतम वेपर वो अपने आप में समा सकता है, अपने आप में एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने आप में ले सकता है, दैट इज दिस सैचुरेशन कैपेसिटी ऑफ दैट एयर मास। तो जितना वो सैचुरेशन कैपेसिटी है उतना वो लेगा तब तक, तो तब तक ये वेपर पार्टिकल यहाँ से फ्री सरफेस से रिलीज होते रहेगी। अब वो रिलीज कैसे होगी, वो अगर वेलोसिटी उसका उतना ज्यादा हो जाएगा, उतना अधिक हो जाएगा कि नीचे से जो डिफरेंट वाटर पार्टिकल नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को वो ओवरकम कर जाए, तब वो वेपर बन के वो रिलीज हो जाएगा। और ये चीज जो हो रहा है ये बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हो रहा है, पानी बॉयल नहीं हो रही है, पानी उबल नहीं रही है, जस्ट इन प्रेशर और फोर्स का एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि वो वेपर बन के वो बाहर उस मतलब अपने झुंड को छोड़ दे रहा है और वेपर बन के वातावरण में समा जा रहा है। ओके, दिस एंटायर प्रोसेस इज टेकिंग बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ये बात को ध्यान रखिएगा, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब चीज पूछा जा सकता है घुमा घुमा के, ठीक है, तो इसलिए चीजों को सुनिए, डायग्राम देखिए, समझते रहिए। तो चलो यहां तक, जहां तक कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अभी आगे और एक कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करता हूं। अभी आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि हम कहते हैं इवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। अभी कूलिंग प्रोसेस कैसे हो गया, अब इसको कूलिंग प्रोसेस हम क्यों कहेंगे, सोचो। देखो मैंने अभी बोला कि अगर टेम्परेचर राइज होगी पार्टिकल की तो उसको वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो वो अगर इतना इंक्रीज हो गया कि जो नेट डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स है उस फोर्स को ओवरकम कर जाएगा, तो वो पार्टिकल एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा और एयर में समा जाएगा। तो केवल हाई वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स निकल रहे हैं और वो हाई वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स के टेम्परेचर जो है वो काफी अधिक थे, इसलिए वो निकल गए बाहर। तो अब जो नेट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बच रहा है इस वाटर सिस्टम में, उसका अगर हम एवरेज वेलोसिटी देखेंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी तो कम होगा ना, क्योंकि हाई वेलोसिटी वाले पार्टिकल तो एस्केप कर रहे हैं ना एटमॉस्फेयर में। तो अब जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनका अगर एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो इस ओवरऑल सिस्टम का एवरेज वेलोसिटी पहले के कंपैरिजन में, जब हाई वेलोसिटी वाले पार्टिकल एस्केप कर गए, उस स्टेट के कंपैरिजन में अब एस्केप करने के बाद तो एवरेज वेलोसिटी कम रहेगी कि नहीं,
तो एवरेज वेलोसिटी कम हुई, नेट मतलब टेम्परेचर कम हुआ कि नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, वेलोसिटी इज रिलेटेड टू मतलब काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है एवरेज, तो टेम्परेचर कम हो रहा है कि नहीं, मतलब ये ठंडा हो रहा है कि नहीं, कूल हो रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आती है लेटेंट हीट की, मतलब जब ये वाटर पार्टिकल जो है वेपर बन के यहाँ इस सरफेस को छोड़ के जा रही है तो अपने साथ कुछ हीट लेके जाती है। तो वो हीट जो लेके जाती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो वो हीट कितना लेके जाती है, ये माना जाता है कि फॉर वाटर, पानी के लिए जो लेटेंट हीट है वो है 585 कैलोरी पर ग्राम। अगर 1 ग्राम इवापोरेशन हो रही है तो जो हीट वो बाहर निकल रहा है 585 कैलोरी पर ग्राम के दर से वो खत्म हो रही है, मतलब इस रेट से वो कूल हो रही है। पर ग्राम अगर इवापोरेशन हो रहा है तो इतना वो कूल हो जाएगा, इतना बाई इतना कैलोरी। इसको याद रखिएगा, इन सब चीजों को लिखवा दूंगा। दिस इज व्हाट, दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वाटर। ये कितना है, 585 कैलोरी पर ग्राम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि वाई इवापोरेशन इज कूलिंग प्रोसेस, है ना। केवल याद करने से काम नहीं बनता है, समझना पड़ता है। ओके, इन सब चीजों को लिखवाऊंगा, आपको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों को मैंने स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिखवानी है, आप अभी समझते रहिए। तो इवापोरेशन क्या हो गया, कूलिंग प्रोसेस हो गया। तो इस तरह से ये एस्केप कर रहा है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट सुनो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आती है डाल्टन्स लॉ की, है ना। तो ये इवापोरेशन में, तो यहाँ पे मैं एक डाल्टन्स लॉ का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिस कॉन्सेप्ट पे डाल्टन्स लॉ आधारित है। तो देखो, जो फ्री सरफेस मैंने बताया, जो वाटर सरफेस बताया, इसके ऊपर जो एयर बताया और ये फ्री सरफेस जो बताया, इन दोनों का टेम्परेचर मैंने एक बराबर बताया। समझ में आया? अब ये जो फ्री सरफेस के ऊपर जो एयर मास है, ये वाला, ये एयर, ठीक है। ये एयर में सबसे पहले जो वेपर निकल रही है, ठीक है, इस वाटर बॉडी से, तो वो जाके सबसे पहले इसी एयर मास में समा रही है, इसी एयर मास को सैचुरेट कर रही है कि नहीं, ठीक है, इस एयर मास को सैचुरेट कर रही है। तो मान लो इसका जो इस पर्टिकुलर थिन, ये पर्टिकुलर पतला सा एयर मास का जो परत है, इसका जो सैचुरेशन कैपेसिटी था वहां तक इसने वेपर ले लिया, मतलब जितना वो ले सकता था उतना वो ले लिया। तो क्या अब अगर इवापोरेशन होगी तो वो अब लेगा? अब तो अब अगर कोई वेपर पार्टिकल बाहर निकलेगी, मतलब फ्री वाटर सरफेस से, तो क्या अब उस एयर मास में समा पाएगा? नहीं समा पाएगा, मतलब इवापोरेशन बंद हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि अब इवापोरेशन नहीं होगी, है ना। तो क्या करें, क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए? कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखो, मान लो ये एयर मास ये सैचुरेट हो गया, ये सैचुरेट हो गया, तो इसके ऊपर जो एयर मास है, किसके ऊपर, इसके ऊपर जो एयर मास है, ठीक है, ये ब्लैक वाला जो एयर मास मैंने बताया, उसके ऊपर और एयर होगा, ठीक है। तो ये इसमें जो वेपर है, मतलब वेपर का मतलब वेपर जो अभी प्रेजेंट स्टेट में है, लेट्स सपोज कि ये एयर मास सैचुरेटेड नहीं है, इट इज नॉट सैचुरेटेड। ओके, तो अब वेपर प्रेशर का अगर बात करें तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पार्शियली सैचुरेटेड वेपर, है ना। वेपर प्रेशर, सैचुरेशन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पार्शियली सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो जो सबसे पहला वाला एयर मास का लेयर है, इसके ऊपर का जो एयर मास का लेयर है, लेट्स सपोज कि उसके ऊपर वाले में एयर इज नॉट सैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड नहीं है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो अब देखो, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, हमेशा जो फ्लो होती है कभी भी, वो कहां से कहां होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई हेड टू लो हेड, है ना, फ्लो होती है। तो अब जैसे कि यहां पर प्रेशर ज्यादा है, कहां पर, मतलब जस्ट फ्री सरफेस के ऊपर जो एयर मास है उसमें वो सैचुरेट हो गया, इसलिए उसमें प्रेशर जाता है। और इसके ऊपर जो एयर मास है वो अभी सैचुरेटेड नहीं है, इसलिए उसका प्रेशर कम है। तो इसके जो वेपर पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे ऊपर एस्केप कर जाएंगे, वो यहां से भी ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले एयर मास को सैचुरेट करने का कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? फिर ये जब तक सैचुरेट होगा, ये वाला एयर मास, फिर ये इसके ऊपर वाले एयर मास को सैचुरेट करने का कोशिश करेगा। सेम बाय सेम मैकेनिज्म, सेम कॉन्सेप्ट। तो ये इस तरह से ये कंटिन्यूअसली इवापोरेशन चलते रहेगी जब तक उसको चलना है। समझ में आ रहा है? ओके, तो लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं
मैं ये कहता हूं कि जस्ट फ्री सरफेस के ऊपर जो एयर मास था उसका जो सैचुरेशन प्रेशर है इट इज ES, है ना। और इसके ऊपर जो एयर मास था वो अभी सैचुरेटेड नहीं है, तो उसका अभी कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर है जिसको हम कहेंगे एक्चुअल वेपर प्रेशर, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाई EA, स्मॉल EA। तो मैं रेट ऑफ इवापोरेशन को, है ना, रेट ऑफ इवापोरेशन को मैं ये कहूंगा कि मतलब किस दर से इवापोरेशन होगी। लेट सपोज रेट ऑफ इवापोरेशन को मैं E से रिप्रेजेंट करता हूं। E विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन ES माइनस EA। इसी को हम डाल्टन्स लॉ कहते हैं, है ना। और ये ES माइनस EA एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, इस चीज को मैंने आपको बताया था, ये क्या होती है, दिस इज सैचुरेशन डेफिसिट, सैचुरेशन डेफिसिट। और जब तक ये सैचुरेशन डेफिसिट नहीं होगा तब तक ये इस तरह से इवापोरेशन नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है? ओके। क्यों? अगर मान लो जैसे कि कहने का मतलब है, जैसे कि ये एयर मास है, ठीक है, ये जस्ट मतलब वाटर बॉडी के वाटर सरफेस के ऊपर का एयर मास, और इसके ऊपर का मैं कोई दूसरा एयर मास ले रहा हूं, समझो। इसका प्रेशर मैंने बताया, लेट्स सपोज इसका जो प्रेशर ये अभी सैचुरेट नहीं हुआ है, इसका प्रेशर है EA, और ऊपर वाला सैचुरेट हो गया, इसका प्रेशर है ES। तो ES विल बी, इस केस में ES विल बी ग्रेटर देन EA। अगर ES विल बी ग्रेटर देन EA तो इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर वाला जो एयर मास है ये नीचे वाले एयर मास को इस तरह से दबा रहा है, मतलब इसके ऊपर ये प्रेशर लगा रहा है। तो अगर ये दबा रहा है तो क्या, आप मेरे को ये बताओ, यहां से मतलब इस वाले लेयर, ये मान लो सेकेंड लेयर है, दिस इज फर्स्ट लेयर, तो फर्स्ट वाले लेयर ऑफ एयर से क्या वेपर एस्केप करके जा पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला लेयर क्या कर रहा है, ऊपर सेकेंड नंबर लेयर ऑफ एयर मास क्या कर रहा है, फर्स्ट वाले लेयर ऑफ एयर मास को दबा के रखा है। तो अगर कोई किसी को दबा के रखा है तो जो दबा हुआ चीज है वो कैसे पेनिट्रेट कर जाएगी, वो वहां से कुछ जाएगा नहीं, वो दब रहा है। समझ आ रहा है? तो अगर ऐसा होगा तो इवापोरेशन बिल्कुल नहीं होगी। फिर ये वाला जस्ट जैसे ये वाला सैचुरेट होगा पहला लेयर, उसके बाद इवापोरेशन बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलते रहती है, सूर्य उदय होते रहती है, सूर्य शांत होती है, टेम्परेचर वातावरण में रहता है, तो वाटर बॉडी से इवापोरेशन भी लगातार टाइमली होते रहती है ना। इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो वो क्यों होगी? क्योंकि वो इसलिए हो पाएगी ताकि क्योंकि वहां पे सैचुरेशन डिफिसिट या फिर एक प्रेशर ग्रेडियंट वहां पे क्रिएट होना चाहिए, है ना। तो नीचे वाले का प्रेशर ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले एयर मास का, और ऊपर वाले का एयर मास का वेपर प्रेशर कम होगा, तभी यहाँ पे फ्लो हो पाएगी। समझ में आ रहा? तभी यहाँ पे फ्लो हो पाएगी। तो ये लगभग हमने सब कॉन्सेप्ट इसके हमने डिस्कस कर रखे हैं इवापोरेशन के। अब और कुछ कॉन्सेप्ट में इससे रिलेटेड डिस्कस करता हूँ, सब कुछ लिखवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ये वाटर सरफेस है ना। अब इसके ऊपर एक एयर मास का लेयर है, ओके, ये एयर मास का लेयर है। अब सोचो जैसे जैसे यहाँ पे मतलब फ्री सरफेस से एक वेपर पार्टिकल मतलब एक मॉलिक्यूल निकल के चली गई एज ए वेपर, इवापोरेट हो रही है, इवापोरेशन हो रही है, इवापोरेशन हो रही है, ठीक है, इवापोरेशन हो रहा है। तो मतलब इवापोरेशन हो रहा है कहने का मतलब ये जो वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी जो है इससे वाटर मॉलिक्यूल बाहर एस्केप हो रहे, निकल रहे, है ना। तो लेट्स सपोज x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ओवरऑल टोटल यहां से निकल रहे हैं, ठीक है, या फिर x1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहां से निकल रहे हैं। तो एट द सेम टाइम उसी समय में ऐसा होगा कि फ्रॉम एटमॉस्फेयर कुछ वाटर पार्टिकल इस वाटर बॉडी में भी तो आएंगे, फ्रॉम एटमॉस्फेयर कुछ इनपुट भी होगा। लेट्स सपोज कि जो ओवरऑल इनपुट हो रहा है इसको मैं कहता हूं x2, ठीक है, इसको मैं कहता हूं x2। तो अब क्या होगा, सॉरी जस्ट ए मिनट, तो हम इस वाटर बॉडी से इवापोरेशन हो रहा है, हम ऐसा तभी कहेंगे जब नंबर ऑफ एस्केपिंग पार्टिकल जो वाटर बॉडी से बाहर निकल रहा है x1 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल विच इज कमिंग इनटू द वाटर बॉडी x2। अगर ये चीज सही है तो हम कहेंगे इवापोरेशन इज अकरिंग,
इवापोरेशन इज अकरिंग। मजा आएगा, पढ़ते रहिए, है ना। बस चीजों को सुनिए ध्यान से, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, बिकॉज यू आर ऑन कॉन्सेप्ट डिकोडर चैनल। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे हम। बस यही चाहते हैं कि कितना इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, जितने सरल भाव में। चीजें यही सब है, बस आपको समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन आप घुमा फिरा के इधर उधर से डालेगा। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक्स पता है, तो आप उस चीज का आंसर वैसे भी कर ही दोगे। समझ में आ रहा है? मैं ज्यादा टेक्निकली किताबी भाषा ऐसा वैसा दिस दैट नहीं बताऊंगा, सिंपली समझा दूंगा, तो आप सिंपली समझ जाइए। तो अगर ऐसा है, ये कंडीशन फिजिबल है, ये कंडीशन हो रहा है, तो हम कहेंगे इवापोरेशन इज अकरिंग। अगर इसका उल्टा हो गया, उल्टा कहने का मतलब है कि जितना पार्टिकल एस्केप कर रही है उससे ज्यादा पार्टिकल वाटर बॉडी में आ रही है, मतलब अगर x2 इज ग्रेटर देन x1, तो मैं कहूंगा कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, इज अकरिंग। क्लियर है? सो विद दिस लगभग सारे कॉन्सेप्ट जो इवापोरेशन से रिलेटेड थे, मतलब कॉन्सेप्ट, केवल कॉन्सेप्ट पार्ट कि व्हाट इज इवापोरेशन, उसका मैकेनिज्म क्या है, डाल्टन्स लॉ का भी एक थोड़ा सा हिंट दिया, उस चीज को भी लिखवाऊंगा अलग से, है ना। डाल्टन्स लॉ क्या है? डाल्टन्स लॉ क्या बताता है? ये बताता है कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन डेफिसिट। समझ में आया? ये चीज बताता है डाल्टन्स लॉ, और ये इवापोरेशन को डिसाइड करती है। अगर वो सैचुरेशन डेफिसिट जितना ज्यादा, इवापोरेशन उतना ज्यादा, सैचुरेशन डेफिसिट जितना कम, इवापोरेशन उतना कम। समझ में आ रहा है? मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन तो सैचुरेशन डेफिसिट से रिलेटेड। और सैचुरेशन डेफिसिट क्या है, मैंने आपको पहले भी बता रखा था, अभी भी बता दिया, ES माइनस EA। ES क्या है? सैचुरेशन वेपर प्रेशर, और EA क्या है? वेपर प्रेशर एट एनी पर्टिकुलर स्टेज, और पर्टिकुलर स्टेज विच इज बिलो देन saturation vapor pressure at that particular temperature. Clear है? Okay. So this is the mechanism of evaporation. Conceptual part को हमने डील कर रखा है। तो सबसे पहले इस चीज को जो डील किया, इसको हम लिखते हैं अच्छे से। इसको लिखने के बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, वहां पर भी बहुत सारे, वहां से मैं फॉर्मूला निकालूंगा, एक्सप्रेशन, जिसको यूज करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट जब पढ़ेंगे वहां पे बहुत सारी इक्वेशंस बताऊंगा। फिर आपका पैन मेजरमेंट मेथड बताऊंगा, है ना, IS पैन, यूएस क्रॉप पैन, है ना, बहुत सारे पैन आपने सुना होगा, पैन कोफिशिएंट, इन सब चीजों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसको बताने के बाद कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर किस तरह से हम, अगर इवोपरेशन कहीं कहीं पर देखो, जैसे कि डेजर्ट एरिया, ये एक तरह का लॉस ही है ना, ये एक तरह का क्या है, लॉस है, पानी का लॉस है। तो मान लो रेगिस्तानी एरिया में, वहां अगर पानी का लॉस होगा, एक तो वहां पानी ऑटोमेटिकली कम है ही, अगर वहां भी पानी का लॉस हो जाएगा इवोपरेशन के माध्यम से, अधिक लॉस हो जाएगा, वैसे भी टेम्परेचर हाई होता है, तो फिर वहां के जो जनता होंगे, जो लोग होंगे, उनको पीने के लिए भी पानी तक नहीं रहेगा, तो वो क्या करेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में हम इंजीनियर का फर्ज बनता है कि हम उस चीज को प्रिवेंट करें, है ना, इस तरह के लॉसेस को कम से कम कर पाए। तो वो प्रिवेंशन मेथड, है ना, या फिर कंजर्वेशन ऑफ लेक इवोपरेशन की कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल तो नहीं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, है ना, कि कैसे लेक को कंजर्व करें। ओके, सो इन सब चीजों को हम अब आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं इसका जो कॉन्सेप्ट था, फिर आप इसको उतार लीजिएगा एज इट इज। जितना समझाया हूं उतना ही लिख पाऊंगा, है ना, बस सेंटेंस के फॉर्म में वो रहेगी। अगर आप समझ लिए हैं तो खुद भी लिख सकते हैं, ऐसे मैं लिख देता हूं, उसके बाद आप लिखिएगा। तो लिखना शुरू करिए। लिखिए पहला स्टेटमेंट, इट इज द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड चेंजेस टू गैसेस स्टेट एट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इवापोरेशन इज बेसिकली ए कूलिंग प्रोसेस इन विच latent heat of vaporization must be provided by the water body। मैंने आपको समझाया था किस तरह से एवरेज वेलोसिटी आपका कम हो जाता है जब आपका हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स एस्केप कर जाते हैं टू द एटमॉस्फेयर,
है ना। तो चूंकि एवरेज वेलोसिटी कम हो गया और एवरेज वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, है ना, इसलिए वो ठंडा हो गया, तो कूल हो गया जो सिस्टम है वाटर बॉडी। लेकिन कितना कूल हुआ, तो पर ग्राम अगर इवोपरेशन हो रही है तो 585 कैलोरी का हीट वो रिलीज करता है। नेक्स्ट, इवोपरेशन के प्रोसेस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसको हम कहेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ इवोपरेशन। ये डायग्राम बनाइए, ये एक वाटर बॉडी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे फ्री सरफेस, ठीक है, और इस तरह से एरो दिखाया हुआ है ताकि आप ये समझ पाए कि फ्री सरफेस से जो वेपर पार्टिकल है वो एस्केप करके एयर में जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो तरह का एयर दिखाया हूं, दो लेयर ऑफ एयर दिखाया हूं, इसको भी अच्छे से ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट लेयर ऑफ एयर मास एंड सेकेंड लेयर ऑफ एयर मास। और मैं ये कहा हूं कि जो फर्स्ट लेयर ऑफ एयर मास है, मतलब कहने के सुनिए, जैसे जब इवोपरेशन आपकी शुरू हुई, वेपर पार्टिकल रिलीज होना शुरू हुआ, तो जो फर्स्ट लेयर ऑफ एयर मास है, हम ये मान के चल रहे हैं कि उसका जो टेम्परेचर है और फ्री सरफेस का जो टेम्परेचर है वो लगभग सेम है, दोनों इक्वल टेम्परेचर पे है। और जब वेपर रिलीज हो रही है तो वो फर्स्ट लेयर ऑफ एयर मास के अंदर जो वॉइड्स होंगे उसमें समाएंगे और पहले उसको सैचुरेट करने का कोशिश करेगा। तो मान लो धीरे धीरे वेपर रिलीज हुआ और फर्स्ट लेयर ऑफ एयर मास आपका फाइनली सैचुरेट हो गया। जब फर्स्ट लेयर ऑफ एयर मास आपका सैचुरेट हो गया तो अब क्या होगा, अब और वेपर वो ले सकता है क्या? नहीं ले सकता, क्योंकि सैचुरेशन इज अल्टीमेट, है ना। सैचुरेशन हो गया मतलब उससे ज्यादा उसमें एयर में वॉइड है नहीं जो कि और वो ये लेगा, मतलब वेपर लेगा अपने अंदर। तो क्या होगा, इवापोरेशन रुक जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होगा क्या, अब उसके जस्ट ऊपर वाले एयर मास को देखिए, अभी वो जो उसके जस्ट ऊपर वाला एयर मास है वो अभी सैचुरेटेड नहीं है, हम ऐसा मान के चलेंगे। अगर वो अभी सैचुरेटेड नहीं है, पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट में है, कंडीशन में है, तो सैचुरेशन डेफिशिट एक आपको देखने को मिलेगा। जब मतलब सैचुरेशन डेफिसिट देखने को मिलेगा तो आपका वेपर का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट लेयर ऑफ एयर मास से सेकेंड लेयर ऑफ एयर मास में। इस तरह से कुछ फर्स्ट लेयर ऑफ एयर मास से सेकेंड लेयर ऑफ एयर मास में फिर वेपर का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब आपका सवाल ये होगा कि सर पहला लेयर तो सैचुरेट हो गया, अब दूसरा लेयर सैचुरेटेड नहीं था, इसलिए फर्स्ट लेयर ऑफ एयर मास से दूसरे लेयर ऑफ एयर मास में वेपर जाना शुरू हो गया, ये मान लिया। लेकिन धीरे धीरे यूं ही करते करते सेकेंड लेयर ऑफ एयर मास भी सैचुरेट हो जाएगा ना एक समय के बाद। तो सेकेंड लेयर ऑफ एयर मास जब एक समय के बाद सैचुरेट हो जाएगा तो क्या होगा फिर, तब तो इक्वल प्रेशर हो गया दोनों लेयर में। फर्स्ट लेयर में जितना प्रेशर है वेपर प्रेशर, और सेकेंड लेयर में जो प्रेशर है वेपर प्रेशर, है ना, सैचुरेशन वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो वेपर की फ्लो होगी नहीं, तो तीसरा लेयर ऑफ एयर मास का कोई कॉन्सेप्ट ही है, यहाँ बनना नहीं है ना। तीसरा लेयर ऑफ एयर मास का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनना। लेकिन एक चीज हो सकता है कि एक कंटिन्यूटी बन सकती है फ्रॉम फर्स्ट लेयर टू सेकेंड लेयर टू थर्ड लेयर, लेकिन वो होगा नहीं। एक इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाएगा, मतलब पहला भी सैचुरेट हो गया, दूसरा भी सैचुरेट हो गया और इवापोरेशन भी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, तो इसमें भी जितना पहले लेयर ऑफ एयर मास से जितना वेपर एस्केप करेगा वो सेकेंड लेयर ऑफ एयर मास में जाएगा, उतना ही वेपर तुरंत फिर पहले लेयर ऑफ एयर मास में तुरंत आ ही जा रहा है। मतलब वो सैचुरेशन में बने हुए हैं दोनों लेयर, तो फिर वेपर का मूवमेंट रुक जाना चाहिए, है ना। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, वो उतना जल्दी सैचुरेट होता नहीं है। क्यों? बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं ये सब चीजों को, जैसे कि विंड हो गया, है ना, हवा बहेगी तो ये जो सेकेंड लेयर एयर मास है उसको बहा के अपने साथ ले जाएगी, तो फिर वहां पे दूसरा हवा आ जाएगा जिसमें काफी वॉइड्स होंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से विंड इफेक्ट करता है इवापोरेशन को, तो विंड होना जरूरी है, ओके, ताकि जो वेपर बने हैं अगल बगल आपके, जो वाटर बॉडी के अगल बगल जो वेपर बने हैं उसको वहां से उड़ा के ले जा पाए। ओके, तो इस डायग्राम को बनाइए और लिखिए, डाल्टन्स लॉ स्टेट दैट rate of evaporation is directly proportional to saturation deficit. Rate of evaporation is directly proportional to saturation deficit. That is E directly proportional to ES minus EA. और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज K। और ES minus EA क्या है? इट इज सैचुरेशन डेफिसिट। अब ये टर्म्स के बारे में लिख लीजिए। व्हाट इज इट? इट इज इवापोरेशन रेट इन mm per day।
हम देखिए mm पर डे, मतलब इन फॉर्म ऑफ डेप्थ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इवापोरेशन को, ध्यान रखिएगा। ES क्या है? सैचुरेशन वेपर प्रेशर इन mm ऑफ Hg, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। EA क्या है? एक्चुअल वेपर प्रेशर इन mm ऑफ Hg, अगेन हाइट ऑफ मरकरी कॉलम में हम इन प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, व्हाट इज K? एक कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट है ये बहुत सारे अनेक फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, विंड वेलोसिटी पे, ह्यूमिडिटी पे, है ना, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये K डिपेंड करता है। सो ये था आपका डाल्टन्स लॉ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अब हम वो स्टडी करेंगे विच इज फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन। ओके, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को प्रभावित करते हैं, हम इन सब चीजों को जानेंगे। तो मैं एक लिस्ट आपको बताता हूं। सबसे पहले इस लिस्ट को आप लिख लीजिए। पहला, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी एंड इट्स सीजनल इफेक्ट। सीजनल इफेक्ट करने का मतलब है विंटर में कुछ और इवापोरेशन होगा, समर में कुछ और इवापोरेशन होगा। दो तरह का मैं वाटर बॉडी कंसिडर करूंगा, मतलब एक छोटा वाटर बॉडी मतलब कम डेप्थ वाला सैलो, और एक डीप वाटर बॉडी लार्ज डेप्थ वाला बड़ा डेप्थ वाला। ओके, और दोनों में हम समर और विंटर में कैसे कैसे इवापोरेशन होंगे उस चीज को स्टडी करेंगे डिटेल में। पहला पॉइंट ये था। दूसरा, सरफेस एरिया ऑफ वाटर बॉडी। मान लो अगर वाटर बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा है, लेक एरिया ज्यादा है ना, तो इवापोरेशन ज्यादा होगा क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। तीसरा, विंड वेलोसिटी। अच्छा खासा विंड होना चाहिए ताकि वो जो मान लो इवापोरेशन होने के बाद जो वेपर एयर में समा रहा है और एयर को सैचुरेट कर रहा है, तो उस सैचुरेटेड एयर मास को वहां से उड़ा के ले जा पाए, कुछ वेपर उस एरिया से खाली कर पाए। जब उस एरिया से वेपर खाली करेगा तो फिर से एयर का जो सैचुरेशन लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो फिर से इवापोरेशन कंटिन्यू रहेगी, ये प्रोसेस रुकेगी नहीं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से विंड अफेक्ट करता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर तो ऑब्वियसली बिना टेम्परेचर का इवापोरेशन होगा ही नहीं, टेम्परेचर ज्यादा होना ही चाहिए ताकि जो पार्टिकल्स का वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो पाए, है ना। जब पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज होगा तब वो फ्री सरफेस से एस्केप कर जाएंगे, इसलिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ वाटर। ओके, क्वालिटी ऑफ वाटर मतलब वाटर आपका काफी प्योर होना चाहिए। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी। तो ये सारा 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे ईच पॉइंट डिटेल में। इन पॉइंट से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, या फिर ईएस में ये डायरेक्टली एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है, एसएससी में ये मेंस में डायरेक्टली एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है ना, और या फिर ऑब्जेक्टिव तो इस सेक्शन से भरे हुए रहते हैं। सो वेल, हम इनको डिस्कस करेंगे विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। मैं आप सभी को बता दूं, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के जो पेपर है इट इज पेड पेपर, और इसके अतिरिक्त भी हमारे पास बहुत सारे पेड पेपर हैं, और सारे उन स्टूडेंट्स को सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं जिनका एसएससी जेईई का प्री निकल चुका है। अपने ग्रुप से भी बहुत सारे स्टूडेंट है, काफी स्टूडेंट जिनका प्री निकल चुका है, तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, लाइक स्टूडेंट लाइक विपिन एंड स्वप्निल सारे। वेल, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7008 420 353। आई एम पीयूष परासर, बट आप कॉन्सेप्ट डिकोडर के नाम से सेव करिए मोबाइल में, और इस नंबर 357008420353 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करिए, आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया होगा, वहां से भी आप अपने ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप हमारा प्ले स्टोर पे एंड्रॉइड ऐप जो है कॉन्सेप्ट डिकोडर का वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी बहुत सारे कंटेंट है जो आप देख सकते हैं। अपने चैनल पर देखिए, चीजों को, सब्जेक्ट को देखिए, इरिगेशन देखिए, सॉइल मैकेनिक्स देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स देखिए, सोन देखिए, आरसीसी देखिए, स्टील देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, बीएमसी देखिए, हाइड्रोलॉजी देखिए, सीपीएम पट देखिए, मतलब सारा का सारा लगभग हमने अपलोड कर रखा है। सर्वेइंग देखिए, जस्ट आपको आनी है, पढ़नी है। ओके, और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का जो फुल कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हो, द एनरोलमेंट फी इज वेरी लेस, इट इज Rs 700 rupees only।
सो कैसे एनरोल करें? अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट का कॉम्बो लेते हो तो आपको काफी डिस्काउंट मिलेगा। ये तो एक्चुअली अपने आप में लो प्राइस है ही, इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, so good luck, have a nice day. In next video we will discuss the factor affecting rate of evaporation in detail.